अब देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव मुमकिन तो लग नहीं रहा देश के अंदर हो जाए, क्योंकि एक चुनाव में तो प्रधानी का भी चुनाव आ गया, निकाय के भी आ गया, मेयर के भी आ गए, और फिर एमएलए और एमपी। ये कैसे मुमकिन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाए इतने बड़े देश के अंदर? ये तो जब ही मुमकिन हो सकता है अब दो पार्टियां हों, जैसे कि अमेरिकन सिस्टम है। तो या तो ये एक साजिश है उन तमाम छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की। एक राष्ट्र एक चुनाव, दूसरी बड़ी वजह इसकी है कि जब से एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन बना है, जब से ही एनडीए का ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। इनमें एक बौखलाहट है, और ये चाहते हैं कि एक साथ सारे चुनाव कर दिए जाएं, ताकि जो कुछ भी इनकी रही सही है वो इसमें इनको मिल जाए, और ये शायद फिर कुछ राज्यों के अंदर अपनी सरकार बना सके। क्या लगता है किस किस तरीके की रणनीति होगी इससे? जो रीजनल पार्टीज हैं उन पर इम्पैक्ट आएगा? एक राष्ट्र एक चुनाव में ये अगर कुछ सिस्टम ऐसा ले आए तो इफेक्ट तो आ सकता है, लेकिन रीजनल पार्टीज भी कोई मामूली चीज तो है नहीं। उनके पीछे भी बहुत पीछे तमाम ही पब्लिक है और तमाम ही मासेस हैं। तो इतनी आसानी से ला नहीं सकते, और लेके आएंगे भी तो फिर इन्हें ही नुकसान होगा उसमें। दूसरा, खड़गे साहब की आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, उसमें अब देखिए, ये तो उनका पार्टी की अपनी इंटरनल मैटर्स हैं, और वही लोग ये डिसाइड करेंगे। बड़े बड़े नेता सब बैठ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ से किस पार्टी को कितनी सीटें मिले और कितने चुनाव लड़े। उनकी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। जाहिर है किसी हद तक ये बात सही है कि वास्तविक मुद्दे जो देश के सामने हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, किसानों का है, गरीबों का है, मरीजों का है, अल्पसंख्यकों का है, देश का सांप्रदायिक सौहार्द का है, ये वास्तविक मुद्दे हैं देश के। सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करना और धर्म का सहारा लेके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना, ये अवसरवादी लोग किया करते हैं, जो ये पार्टी कर रही है। ये अब पब्लिक भी जान गई है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करके तो वोट नहीं मिलेगा, ना कोई देगा, ना ये पार्टियां भी जान गई हैं। तो अब ये इन्हें उन मुद्दों पे आना पड़ेगा जो वास्तविक तौर से देश के मुद्दे हैं। दूसरा, बिल्कुल सही बात है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इंसान जो भी मजहब के मानने वाले हों, हमारा तो ये मानना है कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि किसी की मान्यताओं के ऊपर उसकी दिल आज़ारी करे। सारे धर्मों ने इंसानियत सिखाई है, और हर धर्म में अपने पैदा करने वाले के, अपने पालनहार की लोग इबादतें करते हैं, पूजा करते हैं, अपने अपने तरीक़ों से करते हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सही है उसका गलत है। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कौन सही है कौन गलत है। दूसरा, सनातन धर्म विवाद पे राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोई विवाद चल रहा है। सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, और जिस तरीके से महिलाएं आटा गूंथती हैं और कोई चींटी पास से गुजरती है तो आटे का छोटा सा हिस्सा खाने के लिए दे देती है। तो सनातन धर्म शाश्वत है और दुनिया की कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। उनका कहना है राजनाथ देखिए, सिंह। मैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि सनातन धर्म का बेस वासुदेव कुटुंबकम है। अगर कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणी कर दी, ये उनके ज़ाती राय है, ये कोई इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। इंडिया गठबंधन में एनडीए से बड़े बड़े अच्छे हिंदू हैं, उनसे बेहतर हिंदू हैं, जो धोखा नहीं देते, जो जुमलेबाजियाँ नहीं करते, जो हकीकतों की बात करते हैं, जो सनातन सिखाता है। तो अगर किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता ने कोई ऐसी बात कही तो ये तो पर्सनल व्यूज़ है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। न जाने कितने धर्म के मानने वाले लोग हैं, न जाने कितनी आस्थाएं हैं, 140 करोड़ इंसान हैं इस देश के अंदर, सबको अपने बोलने का राइट है। लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी की भी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए।
दूसरा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बोला है इस विवाद पे कि हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म क्या है। भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आपको याद है कि 2019 चुनाव में राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, जाहिर है कमलनाथ भी एक अच्छे हिंदू हैं, वो जानते हैं सनातन धर्म क्या है। सनातन पे क्या ठेका बीजेपी वालों का ही है? सनातन पे तो और जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनका, वो भी सनातन के फॉलोअर है, अब से नहीं हजारों सालों से हैं। ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने श्री रामचंद्र जी का इस्तेमाल करके इस जगह पर पहुंच गए और यही समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी ही सब इन्हीं के हैं और बाकी किसी के नहीं है। ये क्यों समझते हैं? सनातन भी तो सारे हिंदुओं का है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो चाहे वो एनडीए में हो। दूसरा, कमलनाथ भी कह रहे हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा वो बोल रहे हैं कि कमलनाथ जो का चेहरा थका हुआ सा लगता है, शिवराज जो है पूरे खड़े हुए बिल्कुल सुदृढ़ नजर आते हैं और मध्य प्रदेश में विकास हुआ है और चुनाव के बाद इसमें वृद्धि होगी और गठबंधन ने खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध किया है। मुझे लगता है कि लोग इसका संज्ञान लेकर बैठते हैं। देखिए, आ गए ना हिंदुओं पे। अरे बात करो, विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो। कुछ नहीं मिलता तो आसान तरीका है कि हिंदू हिंदू करना शुरू कर दिया। अब आपस में भी, पहले हिंदू मुसलमान थे, अभी आपस में भी कि तुम हिंदू हो तो और तुम हिंदू नहीं हो, ये तय करेंगे। अब नतीजा आएंगे। आपके सारे आंकड़े क्या बता रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, मैं क्या बताऊं इसमें। दूसरा, ये जो आंकड़े आए हैं इसमें बोल रहे हैं जो पवन खेड़ा साहब कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रतिस्पर्धा जो है जिसमें पीएम मोदी दिखा रहे हैं वो घबराहट दर्शा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? काहे के आंकड़े? जो 67% सक्सेस रेट वाले आंकड़े जो आए। हमें तो भाई देखिए, ये तो वो लोग हैं हर चीज में मैनिपुलेशन करना जानते हैं। ये आंकड़ों के खेल के एक्सपर्ट हैं। हम सच्चाइयों के साथ हैं, जो है वो ही परोसते हैं। तो जनता को मालूम है कि 67% क्या होता है और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, किसी के दिमाग में आने वाली बात नहीं। देखिए, आजम खान साहब बहुत पाक साफ इंसान रहे हैं और हैं। उनकी कसूर यही है कि उन्होंने गरीबों के लिए एजुकेशन देने का काम करा। उनकी यूनिवर्सिटी में जैसे चंदा हुआ है, मैं इस बात का गवाह हूं कि 20-20 रुपए भी अगर किसी ने दिए तो आजम खान ने सर माथे लेके और उसकी रसीद बना के उसको दे दी। लोगों ने डोनेशन दिए, किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने सरिया दे दिया, किसी ने बजर फुट दे दिया, किसी ने चौका दे दिया। अब उसका अगर ये एस्टिमेट ये बना लें कि साहब वो 10,000 करोड़ की है, तो इसका मेरे और आपके पास इलाज थोड़ी है। ये तो अगर किसी को फंसाना है तो फंसाना ही। दरअसल बीआरएस की एमएलसी है कविता, वो बोल रही हैं कि जब ईडी को कुछ नहीं मिला होगा तो कुछ नहीं करा। ये कौन मोहतरमा है कि मैं तो समझता नहीं कि ये इनका आईक्यू कितना होगा, मैं नहीं कह सकता। कि जब देश के ऊपर कोई आपदा दिख रही है सामने से, मैं तो आपदा ही कहूंगा। हमारे आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही दिख रही है, गांव के अंदर कोई बच्चा तालाब में डूबता है तो पूरा गांव दौड़ता है, ये नहीं सोचता कि दुश्मन का है या दोस्त का है। तो एक आपदा नजर आ रही है डेमोक्रेसी के लिए और संविधान के लिए। वो हम सब उस मामले में सारे डेमोक्रेटिक का पार्टी से सब साथ हो गए कि इस देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं होने देंगे। चाहे हम आपसी मतभेद भुलाएं और भुलाने के बाद हमें चाहे किस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।